हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न आपके पूछे हुए हैं। ये क्लास रात 8:30 बजे चलती है। अगर आपके पास नोटिफिकेशन आए या ना आए, लेकिन आपको इस टाइम जरूर आना है, क्योंकि ये क्लास आपकी हमेशा चलती है। हमने बता दिया है जाड़ा गर्मी बरसात त्यौहार का इस क्लास से कोई लेना देना नहीं होती है, ये क्लास आपकी हमेशा होती है। और जो लोग यहाँ पर जेल वार्डनी की तैयारी कर रहे हैं, उसकी क्लास आपकी 5 बजे से स्टार्ट की गई है, जहाँ पर हिंदी और जीके आपकी मिक्स कराई जा रही है। दोनों आपकी एक ही क्लास में हो जाती है 5 बजे। नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप लोग 5 बजे आ जाए करिए, निमंत्रण ना देना पड़े, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। देख लीजिए, मलिक मोहम्मद जैसी इन्होंने कौन सी भाषा को अपनाया है, तो ये इनकी सरल और साधारण रूप जो आपका अपनाया था, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, अवधी भाषा को अपनाया था। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि रौगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। रौगड़ी इसे बोल देते हैं या रागड़ी बोल देते हैं, ठीक है। कभी कभी रौगड़ी भी मिल जाएगा। तो राइट आंसर आपका 2 का हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका ए नंबर, आपके मध्य प्रदेश में बोली जाती है रौगड़ी, ये कह सकते हैं रागड़ी, ठीक है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि हैं। रीतकालीन कवि हैं, तो देखो बिहारी का नाम तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पर आपके भूषण को भी सुना होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, भूषण आपके ये रीतकालीन कवि हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी। सूरदास और नंददास इनकी जो काव्य रचनाओं की भाषा थी वो आपकी कौन सी थी। 4 का जवाब देना है, 4 का जवाब देना है। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, ब्रज भाषा से है, ठीक है। क्योंकि सूरदास आपकी मैक्सिमम कहाँ से, ब्रज भाषा से ही रचनाओं किया है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न आपका है कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है। क्वेश्चन आपके घुमाऊ फिराए होंगे, लेकिन ये प्रश्न आपने कहीं ना कहीं आपका जरूर पढ़ा होगा। तो देख सकते हैं पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से जो आपकी नई आपकी बनी है, ये हिंदी आपकी कौन सी है, तो आपकी हिंदुस्तानी भाषा है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, हिंदुस्तानी भाषा, जिसका जवाब बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका है कि बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। बांगरू भाषा, बांगरू कहाँ पर बोली जाती है, तो ये बोली जाती है आपके ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका होता है ए नंबर, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में बांगरू होती है और हमने आपको जाटू के नाम से भी बताया था, है ना। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, हरियाणा। अगला प्रश्न है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो देख सकते हैं कि अगर भाषा आपके जो क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, बोली बोलते हैं। मान लीजिए आप हैं और अगर आप 5-6 किलोमीटर दूर जाएंगे तो लगभग बोली थोड़ी थोड़ी आपकी परिवर्तन हो जाता है ना। तो राइट आंसर आपका बोली हो जाएगी कि क्षेत्रीय रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। मतलब जो आपकी अंग्रेजी भाषा है, इसको भारत में कह सकते हैं कि शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में आपका स्थापित किया था, किसने किया था। 8 का जवाब देना है और 8 का जवाब देना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, ठीक है। लॉर्ड मैकाले के प्रयास से ही यहाँ पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा आपकी 1855 में आपकी कह सकते स्थापित की गई थी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कौन से जिले में बोली जाती है। चलिए जवाब दीजिए, कन्नौजी बोली। फटाफट जवाब देना है, बेहतरीन प्रश्न आपके हैं। कन्नौजी बोली, और कन्नौजी बोली जो आपकी है ये आपके देखो कन्नौज क्षेत्र जो कि आपका फर्रुखाबाद पड़ता है। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फर्रुखाबाद में कन्नौजी बोली आपकी बोली जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हिंदी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है वो आपकी किस अपभ्रंश से हुई है। अपभ्रंश दिया है और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। याद रखिएगा, हमने आपको बताया था कि ये जो आपकी हिंदी है आपकी मेन रूप से देखा जाए सौरसेनी, मगधी, अर्धमगधी, है ना। तो उन्हीं में से आपकी कौन सी है, सौरसेनी से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है
जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भाई सबसे अधिक भाषा जो बोली जाती है 2001 के हिसाब से पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी है बंगाली भाषा ये बोली जाती थी, याद रखिएगा। 11 का ऑप्शन राइट, जिसका सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। मतलब कह सकते हैं कि जो आपकी हिंदी भाषा है कब एक्सेप्ट किया गया। तो आप देख सकते हैं कि लगभग हर एक प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न देखने को मिलता है। किसी भी लोगों को या कह सकते हैं किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है कि जो सरल प्रश्न है अगर उसे गलत कर देते हो दिक्कत होगी। यहाँ पर राइट आंसर 14 सितंबर 1949, ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन लिपि, तो याद रखिए रोमन लिपि जो आपकी होती है वो आपकी फ्रेंच भाषा में, जर्मन में और स्पेनिश में आपकी प्रयोग होती है। लेकिन जो आपकी कुल्लई है ये कह सकते हैं कि आपके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बोली जाने एक वो आपकी बोली है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा ये नंबर कुल्लई, ये रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली, तो भाई बघेल खंड का पठार हमने आपको जीके में बताया था ना कि बघेलखंड का पठार जो पड़ता है वो लगभग आपके एमपी से, है ना। तो इस प्रकार से अगर ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे कि जो बघेली है, बघेलखंड है जबलपुर के, ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा कि बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो आपके जबलपुर में ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है, 15 नंबर। तो देखिए यहाँ पर मालवी, निमाड़ी, बुंदेली ये तो आपकी है, लेकिन बांगरू अभी आपने देखा था कि हरियाणा में बोली गई थी, तो इस कारण से कह सकते हैं कि आपकी बांगरू ये मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली आपकी नहीं है। राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, बांगरू, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है भाई? तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रभाषा बोलेंगे कि राजभाषा? राजभाषा बोलेंगे कि राष्ट्रभाषा? बिल्कुल सही जवाब है राजभाषा बोलेंगे, याद रखिएगा राजभाषा बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी राज्यों में आपकी हिंदी अगर बोली जाती तो हम लोग राष्ट्रभाषा बोल सकते थे। बल्कि आपके भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपकी अंग्रेजी भी बोली जाती है, आपकी मलयालम भी बोली जाती है, कन्नड़ भी बोली जाती है। इस कारण से कह सकते हैं कि ये राज्य भाषा है, ठीक है। जो राज्य में आपकी ये इसको यूज करते हैं तो राज्य भाषा हो जाएगी, ऑप्शन का ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? देखिए कोई भी भाषा आप लिखेंगे तो वहाँ पर जब लिखने में आपके वर्ण को प्रयोग होते हैं, जब वर्ण होते हैं लिखना और लिखते हैं तो आपकी लिपि के माध्यम से, तो ऑप्शन आपका 17 का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी लिपि होती है। याद रखिए भाषा लिखने के लिए जो आपके प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया है कि हड़ौती बोली जो आपकी है कहाँ बोली जाती है? हड़ौती जो बोली जाती है कहाँ पर बोली जाती है? कहाँ पर बोली जाती है? तो याद रखिए जो आपका राजस्थान में 4 बोलियां हैं, जयपुरी जिसे ढूंढाही के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान में हड़ौती बोली जाती है। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला दिया है कि दिए गए विकल्पों में से द्राविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्राविड़ परिवार की भाषा जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? 19 नंबर का देना है द्राविड़ परिवार। और द्राविड़, उत्कल, बंग आपने पढ़ा होगा ना, तो यहाँ पर याद रखिए 19 का जवाब बनेगा ऑप्शन राइट। द्राविड़ परिवार की जो भाषा है वो आपकी कन्नड़ है, ठीक है। कौन सी है? कन्नड़ है। फटाफट जवाब देते रहिए, सभी लोग फटाफट जवाब देते रहिए। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी में कभी टेंशन नहीं होगी, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, आपको हिंदी में कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगी। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट आपको करवा देते हैं एग्जाम आने से पहले, वो आपके कोई भी एग्जाम हो सभी प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवा देते हैं इस क्लास में, ठीक है। ये जो आपकी क्लास चलती है 8:30 बजे, ये क्लास आपकी हमेशा चलती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टाइम से आया करिए, हिंदी में कभी समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो अगले प्रश्न को आते हैं कि आपसे कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो भाई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो आपकी है ये जो आपकी है आपकी वैदिक संस्कृत, ठीक है। कौन सी आपकी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो आपकी है
देखो प्राचीन लगा दिया है, आधुनिक लगा देगा तो आपका गलत हो जाएगा। देखो आधुनिक आर्य भाषा कहेंगे तो आपका जवाब अलग होगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा बोलेंगे तो वैदिक संस्कृत हो जाएगा। 20 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए जो आपकी कह सकते हैं संस्कृत होती है वो दो प्रकार की होती, वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक मतलब होता है जो किताबों में संस्कृत लिखी हुआ करती थी रामायण में, है ना, तो ये वैदिक संस्कृत है। जो लोग संस्कृत बोला करते थे उसे लौकिक संस्कृत। तो लिखने वाली वैदिक संस्कृत, बोलने वाली लौकिक संस्कृत होती है। कहीं ना कहीं लिखने वाली संस्कृत थोड़ी कठिन होती है और बोलने वाली संस्कृत जो होती है वो आपकी नॉर्मल होती है। कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। मथुरा से आपको एक पॉइंट पता चल गया होगा कि मथुरा में जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, कौन सी है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, ब्रजभाषा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपको हो जाएगा ब्रजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द क्या है। देख लीजिए राजस्थान में भी मतलब अलग अलग बोली जाती हैं, इनमें से बोली क्या है, बोली कैसी है, कैसी है इसका मतलब कह सकते हैं कि कैसी से आपका आंसर निकला है। तो बोली जो शब्द है ये आपकी कैसी है, कैसी है, ये स्त्रीलिंग है। बोली कैसी है, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। तो भाई किस भाषा से, तो इसमें एक पॉइंट आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपकी संस्कृत आई थी, ठीक है, संस्कृत आई, फिर आपके यहाँ पर पाली भाषा आती है, पाली के बाद आपकी प्राकृत भाषा, फिर आपकी अपभ्रंश भाषा, फिर आपकी अवाहट, फिर आपके यहाँ पर कह सकते हैं आपकी खड़ी बोली। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, खड़ी बोली। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है कि लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम बताना है। अच्छा, तो अपभ्रंश शब्द दिया है, अपभ्रंश शब्द दिया है, तो अपभ्रंश से देखिए एक पॉइंट आपको तो पता है कि जो पाली है प्राकृत, तो अपभ्रंश यहाँ पर देखिए पाली और प्राकृत। तो लौकिक संस्कृत जो आपकी यहाँ पर कह सकते हैं पाली हो जाएगा, फिर यहाँ पर भरेंगे प्राकृत अपभ्रंश की भाषा का है, तो उचित क्रम में भरेंगे यहाँ पर कौन सा, तो आपके यहाँ पर ए भरा जाएगा। अब यहाँ पर देखो वैदिक संस्कृत लगाएंगे तो यहाँ पर हमने बताया कि संस्कृत तो संस्कृत है, संस्कृत दो पार्ट हो गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले संस्कृत आपकी लौकिक संस्कृत है फिर बोली, इनका तो आपका नहीं है, तो इस कारण से यहाँ पर हम ए लगाएंगे, पाली और प्राकृत ये भरे जाएंगे क्रम के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है। आधुनिक देखो आ गया, देखो पॉइंट आ गया है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका काल जो आपका है ये आपके कब से कब है। तो 25 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर, 1000 ईस्वी से अब तक का जो काल है इसे हम लोग आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। देख लिए भाई, हिंदी को जो विकास प्राप्त हुआ है, हिंदी जो विकसित हुई है, इसको मेन चरण में जो पहुंचाया है वो आपकी कौन सी भाषा है। 26 नंबर, 26 का जवाब क्या बनेगा। तो देखिए अपभ्रंश से ही तो निकली है ना, अपभ्रंश से ही तो निकली है ना, अपभ्रंश के बाद अवाहट, अवाहट के बाद आपकी खड़ी बोली, तो इसके अकॉर्डिंग आपका हुआ बी नंबर अपभ्रंश। अगला है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मी, तो भाई ब्राह्मी जो आपकी है तो देख सकते हैं हमने आपको बताया था सबसे पुरानी जो आपकी वो ब्राह्मी लिपि ही है, और ब्राह्मी लिपि से निकली है ये जो आपकी है देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा देवनागरी लिपि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था। अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को जो लागू करवाया था ये करवाए थे आपके, ऑप्शन राइट, यहाँ पर एक्ट पूछा है, एक्ट पूछा है, तो एक्ट के अकॉर्डिंग आपने 1833 पढ़ा होगा, उसी के अकॉर्डिंग लगभग आप समय में आएंगे, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 1835 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। 29 का जवाब देना है, 29 का जवाब देना है, 29 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आधुनिक लगा दिया है, आधुनिक लगा दिया है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अपभ्रंश से हो जाएगा।
हमने बताया था आधुनिक और प्राचीन में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, ठीक है, तो आधुनिक में लगाएंगे अपभ्रंश। अगला है कि लीचू किस भाषा का शब्द है? लीचू किस भाषा का शब्द है? लीचू बिल्कुल सही है, लीचू, चीनी, ऐसे शब्द आपको मिलते हैं ना, ये आपके कैसे हैं? तो आपकी चीनी भाषा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही है, सी नंबर चीनी। अगला है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि जो आपके हैं वो आपके कौन है? 31 का जवाब देना है। 31 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 31 का सी। यहाँ पर जो आप विद्यापति हैं, विद्यापति मैथिली के सुप्रसिद्ध आपके कवि हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आपके विद्यापति। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? देख लीजिए भाई, मुहावरा जो आपका आया है ये किस भाषा से लिया गया है? मुहावरा जो लिया गया है किस भाषा से? तो ये लिया गया है आपके अरबी भाषा से, याद रखिए। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, अरबी भाषा हो जाएगा। अगला दिया है बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हमने बताया था, तो भोजपुरी तो आपकी कॉमन है, सब में कॉमन दिखाई दे रही होगी, और हमने मिथिला नरेश और मगही, मगध, ये बताया था ना, मगध साम्राज्य जो बिहार में है, मिथिला नरेश, 2 पॉइंट याद रखना, मगध और मिथिला, साथ में आपका भोजपुरी, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा बी नंबर, मगही, जो भोजपुरी है और मैथिली, ये आपकी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि खंड काव्य के विषय में कहा गया है। खंड काव्य, तो याद रखिए खंड काव्य क्या होता है? खंड काव्य होता है एक देशानुसारी होता है। अब यहाँ पर देशानुसारी तो 2 ऑप्शन में दिए हैं, बी और सी में दिया है, साथ में दिया है कि यहाँ देश का अर्थ भाग और अंश है। याद रखिए कि खंड काव्य में जो देशानुसारी है, इसका जो आपका अर्थ हो जाएगा वो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका अर्थ आपका भाग और या कह सकते हैं या अंश होता है। याद रखिएगा, इसे रट लीजिएगा, नया प्रश्न आपके लिए हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि गायकों की मनोव्यवस्था दर्शाती बघेलखंड की गायकी की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैली, मतलब कह सकते हैं कि गायकों की मनोदशा को दर्शाने वाली ये बघेलखंड की गायकी हैं, जो कि 2 महत्वपूर्ण शैलियां हैं। तो बघेलखंड की 2 महत्वपूर्ण शैली जो कि गायकों की मनोदशा को दर्शाती हैं, ये जो आपकी कौन कौन सी हैं? ये जो आपकी हैं, या आपकी बिरहा और आपका विदेशियाँ, ये आपके बघेलखंड की गायकी की 2 महत्वपूर्ण शैली हैं। 35 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला है कि इनमें से क्या एक पूर्वी हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी के लिए हमने आपको बताया था एक ट्रिक होती है ABC, अर्थात अवधी, बघेली और आपकी छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। तो ऑप्शन में आपको कौन सी मिल रही होगी? ऑप्शन में आपको यहाँ पर मिला होगा 36 का आपका बी नंबर, यहाँ पर बघेली मिल गया हो गया। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बघेली हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न दिया है कि काव्य के कितने गुण होते हैं? काव्य के कितने गुण होते हैं? काव्य में कितने गुण होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 3 गुण होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। याद रखिए कितने? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और आपकी ओज गुण होते हैं। अगर आपने हाई स्कूल में जब आपसे बोला गया होगा कि इनके विषय में या किसी भी जीवन परिचय में लिखते थे, तो उनके पूछा जाता था कि इनका गुण कौन है या इस कविता में कौन सा गुण दिया है। तो 3 गुण होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन से लोक कथाओं के भेद हैं? लोक कथाओं के भेद पूछा गया है। तो लोक कथाओं के भेद में आपके आते हैं, ये जो आपके आते हैं, तो याद रखिए इनमें आपका होता है धार्मिक और सामाजिक, साथ में आपके उपदेशात्मक। तो जो लोक कथा होते हैं उससे एक प्रकार का उपदेश मिलता है, सामाजिक और आपके धार्मिक, ये चीज़ें होती हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? चलिए भाई 39 का जवाब दीजिए। खड़ी बोली पूछा गया है। हमने बताया कि हिंदी अगर देखा जाए, स्पेशल हिंदी बहुत ही कठिन होती है। यहाँ पर आईना जो आपका है, इसी खड़ी बोली में जो बोला जाता है, ये आपका हो जाएगा आपका शीशा। शीशा क्या बोलते हैं? ये वाला शीशा होगा, शीशा या दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि बोली किसकी इकाई है? बोली, बोली जो इकाई है ये किसकी इकाई है?
तो भैया हमने आपको बताया था सिंपल सी बात कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को बोली बोलते हैं, बोली बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर कि भाषा की छोटी इकाई को बोली कहते हैं, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। चलिए बताइए भाई, औचट। देखो कई प्रकार के वर्ड आपको मिल रहे हैं, नए नए प्रश्न आपको मिल रहे हैं और हमने आपको बता दिया है लगातार जुड़े रहेंगे तो हिंदी आपके लिए घास फूस हो जाएगी। ठीक है, समझ गए ना, बिल्कुल से मतलब नॉर्मल हो जाएगी हिंदी। तो औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, औचट को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, आवश्यकता से ज़्यादा। आवश्यकता से ज़्यादा के लिए एक प्रयुक्त किया जाता है खड़ी बोली में औचट। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है कि राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रभाषा अभी आपने पढ़ा था, प्रश्न वही है, घुमाया गया है। तो राष्ट्रभाषा जो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन राइट, यहाँ याद रखिए, यहाँ पर आपका दिया है सी, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। हमने 2 पॉइंट बताया कि जो राज्य भाषा होती है, राजभाषा, वो आपके राज्यों की आपकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हिंदी में आपके देख सकते हैं कि 10 ऐसे आपके राज्य जहाँ पर हिंदी होती है ना। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जहाँ पर मात्र एक ही भाषा बोली जाए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, या स्पेनिश हो, या चीनी हो। तो अगर पूरे राज्यों में एक ही अगर हो तो वहाँ पर राष्ट्रभाषा हम लोग कह सकते हैं। तो वहीं दिया है कि संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला दिया है कि राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, देख लीजिए क्वेश्चन आ चुका है राजभाषा, और राजभाषा में आप आसानी से जवाब लगा सकते हैं कि किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न। सिंपल सी बात हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए आपका यूपी है, यूपी के अगर पूछे कि राज्य की भाषा क्या है तो आप लोग यहाँ पर हिंदी बताएंगे, और क्या बताएंगे, उर्दू बताएंगे, क्योंकि उर्दू को भी राज्य की भाषा में शामिल किया गया। तो इसके अकॉर्डिंग से आप देख सकते हैं कि 2 आपके हैं सरकारी काजों का, मतलब कह सकते हैं काम जो काज है उनमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, है कि नहीं करते हैं। मान लो अगर किसी दूसरी जगह आप पहुंचेंगे, वहाँ पर इंग्लिश प्रयोग की जाती है, तो भाई इंग्लिश वहाँ की राज्य की भाषा हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि जिस राज्य में जो चीज़ प्रयोग की जाती है, जो लैंग्वेज प्रयोग की जाती है, जो भाषा प्रयोग की जाती है, वो वहाँ की राज्य की भाषा होती है। समझ में आ गया। चलिए अगला, किसने कथन, ये कथन किसने कहा कि सत्वोदेव या हृदय की मुक्त अवस्था के लिए किया हुआ शब्द जो विधान काव्य है। देख लीजिए शब्द थोड़ा सा टफ पड़ रहा है आपको, कि सत्वोदेक या हृदय की मुक्त अवस्था, हृदय की मुक्त अवस्था के लिए किया हुआ शब्द जो आपका होता है विधान काव्य। तो विधान काव्य ये जो आपका कथन कहा है, ये किसने कहा है, ये कथन जो कहा है आचार्य विनोबा भावे कहा है। और आचार्य विनोबा भावे से जो कि भूदान आंदोलन से संबंधित हैं, इनका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन से संबंधित आपके कौन है, तो आपके आचार्य विनोबा भावे। राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ईर्ष्या को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। ईर्ष्या को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। भाई सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग इतने लोग जुड़ जाते हैं, रेगुलर आप क्लास लेते हैं, रेगुलर हमारे सबसे प्यारे स्टूडेंट हो, तो भाई लाइक करना तो बनता है ना, लाइक कर दिया करिए। ठीक है, बिना कहते ही काफ़ी लोग हाँ जानते हैं, काफ़ी लोगों को पहले से ही लाइक कर देते हैं। आप लोग भी लाइक कर दिया करिए। आप लोग भी, आप लोग का घर है, आप लोग का परिवार है, इसे बढ़ाना आपको कर्तव्य है। ठीक है, किस उद्देश्य से बढ़ा रहे हैं, लाइक के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए नई नई चीज़ें लेके भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्ज भी होता है कि भाई थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करिए। चलिए यहाँ पर दिया है कि ईर्ष्या को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ईर्ष्या को ईर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईर्षा। 45 क्वेश्चन डी बनेगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है अंधियार को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। अंधियार को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं। अंधियार को खड़ी बोली में याद रखिए, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अंधेरा बोलते हैं। अगला है कि किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है। किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है। देख लीजिए,
ऐतिहासिक, कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है, ये किस काव्य के लिए? तो ये जो काव्य है, ये महाकाव्य के लिए बोला गया है कि महाकाव्य कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि इस वाक्य में किसको परिभाषित किया गया है? कि इसमें किसी भी उक्ति, वाक्य, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। ये जो आपके पॉइंट हैं, ये जो प्रस्तुत किए जाते हैं, ये पल्लवन में, ये जो आपके वाक्य को किसने परिभाषित किया है? तो पल्लवन के अनुसार आपके किसी भी उक्ति, वाक्य, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति आदि के अर्थ को विस्तार रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ये पल्लवन के द्वारा आपका है। अगला है कि नाभिकीय भौतिकी परिभाषित शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? नाभिकीय भौतिकी परिभाषित शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? ये जो बोला जाता है ये आपके विज्ञान में, ठीक है, विज्ञान शब्द से जुड़ा है ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख सकते हैं हिंदी आप लोग पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं आपकी जीके जीएस से। तो याद रखिए आने वाले पैटर्न में ऐसी हिंदी आपको दिखाई देगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये आपकी हिंदी यूपीएससी की है या यूपीपीसीएस की है, सीसेट वाले, क्योंकि आपके यूपीएससी में भी यूपी और जो आप सीसेट पेपर है वहाँ पर कहीं ना कहीं घुमाव वाले होते हैं। इस कारण से डेली आप तैयारी करते रहिए। आपको यूपीएससी हो या कोई भी हो, आपको हिंदी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते रहें। कह रहा है मेघदूत में इनमें से क्या है? मेघदूत क्या है पूछा गया है। मेघदूत जो कि कालिदास के द्वारा रचित किया गया है, तो यह है क्या? मेघदूत है क्या? तो मेघदूत आपका एक काव्य का भेद है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि सत्र परिभाषित शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? सत्र आपने देखा हो गया कि नया सत्र चालू हो गया, पुराना सत्र खत्म हो गया। तो सत्र शब्द जो बोला जाता है ये जहाँ बोला जाता है कहाँ पर? तो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में। कहा गया था ना कि ये सत्र स्टार्ट हो गया है और इस कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो सत्र है वो अक्टूबर से होगा, नवंबर से होगा, ये ऐसे बोला जाता है ना, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका होता है। अगला है कि अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अंकुरब। और अंकुरब जो आपका है तो इसको होना है अंकुरित होना। क्या होता है? अंकुरित होना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अंकुरित होना। अगला है कि अगहान को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अगहन मतलब अगहान क्या बोलते हैं भाई? तो 53 का जवाब देना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं अगहान बोलते हैं जिसका पेट भरा हो, उसे बोलते हैं अगहान। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बी हो जाएगा, अगहान जिसका पेट भरा हो। अगला है सही विकल्प बताना है। सही विकल्प आपको दिया गया है कि भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है। ध्वनि संकेत है। तो देखते हैं भाई ये जो परिभाषित है कि भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है, तो ये आपका सही अर्थ क्या दे रहा है? ये सही अर्थ जो दे रहा है वो क्या दे रहा है? तो ये देता है कि मनुष्य अपनी वागिंद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है। याद रखिए भाषावाचिक ध्वनि संकेत मतलब हुआ कि मनुष्य अपने वागिंद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है। ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया है कि सही विकल्प बताना है कि भाषा संकेतात्मक है, इनमें से जो ध्वनि उच्चारित होती है वे आपकी कौन है? देख लीजिए भाषा मतलब कह सकते हैं संकेतात्मक है, जो या कह सकते हैं इनमें जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं वे जो आपकी होती हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें ध्वनियाँ, सी नंबर आपका हो जाएगा कि ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं। आप किसी को संकेत कर रहे हैं तो कभी इशारा आप दे सकते हैं ना, कभी आँख का इशारा कर देंगे, हाथ से इशारा करेंगे, दूसरा आपका समझ देता है। तो ध्वनि जो संकेत हैं ये आपके प्रतीकात्मक या कह सकते हैं आपके संकेतात्मक होती हैं। ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया है कि मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र की बोली का नाम बताइए। मध्य प्रदेश की निमाड़ क्षेत्र की बोली का नाम क्या है? निमाड़ क्षेत्र की जो बोली है ये बोली जो आपकी है निमाड़ी। कौन सी है आपकी? निमाड़ी है। ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कमरा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? चलिए भाई, कमरा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमरा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? देखते हैं कितनी हिंदी आपकी तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जवाब देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, ऑफलाइन
अगला दिया है कि उतारन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? उतारन। उतारन, तो भाई उतारन क्या होते हैं? जो पहना होंगे वही तो होगा ना। जैसे आपके कह सकते हैं खाना खाने के बाद जूठन थाली होती है या जूठन वस्त्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, पहना हुआ या पहनकर फेंका गया जूठा वस्त्र इसे उतारन कहते हैं। ठीक है ना, बोलते हैं कपड़े उतार दो, है ना। इस प्रकार से ए नंबर हो जाएगा। और अगला दिया है कि मत पत्र परिभाषित शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? मत पत्र, जो मत पत्र होता है ये जो बोला जाता है ये किस क्षेत्र में बोला जाता है? तो ये जो आपका क्षेत्र है ये आपका प्रशासन क्षेत्र, प्रशासन क्षेत्र में ही मत पत्र, कोई भी ऐसे पत्र होते बोलते हैं मत पत्र है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रशासन। अगला है काव्य 3 प्रकार के कहे गए हैं। काव्य 3 प्रकार के कहे गए हैं और ये आपके 3 प्रकार कौन से हैं? ये जो आपके 3 प्रकार हैं वो आपकी देखिए, जो आपका ध्वनि हो गया, सबसे पहले आपका ध्वनि, फिर आपके गुणीभूत व्यंग्य, फिर आपके चित्र। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका कौन सा? तो आपका सी हो जाएगा, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और आपके चित्र। ये काव्य 3 प्रकार के कहे गए हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 60 प्रश्न आपको बताया था कि 60 प्रश्न यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। वैसे पीडीएफ तो आपकी बहुत लंबी है, अथाह है, और अगर इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे तो आपको हिंदी आपको इस बार को पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको हिंदी का कोई भी कितना भी कठिन से कठिन प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, आप लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, पूरी तरीके से धुआं कर देंगे। क्योंकि आज की जो आपकी हिंदी है इससे आपको पता चल गया है कि अगर पैटर्न बदला, अगर कठिन से कठिन किया तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। देखो 2017 में पूछे गए हैं, तो समझिए क्या 2020 में क्या बन नहीं सकते हैं? जरूर बन सकते हैं। ठीक है, मेहनत करते रहिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और हमने आपको बताया है कि शाम 5 बजे जेल वार्डन की तैयारी कराई जा रही है, जहाँ पर हिंदी और आपकी जीके की कंबाइंड क्लास आपकी चलाई गई है। संपूर्ण आपकी हिंदी और आपकी जीके एक ही क्लास में की जाती है 5 बजे, शाम 5 बजे। नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप शाम 5 बजे आ सकते हैं। ठीक है ना, पसंद आया है? और पसंद आया है तो आप लोग सभी लोग मिलकर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें। ठीक है, और हम लोग इसी प्रकार से यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। किसी भी चैनल से पहले और किसी भी एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा देते हैं, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे आपका जेल वार्डन के हो या वरक्षक के हैं, सभी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराए जा चुके हैं। बस वही है कि हम वहाँ पर थंबनेल में नहीं लिखते हैं कि ये यूपीएसआई के लिए है, ये पर्सनल, क्योंकि हम कंबाइंड आपको हिंदी इस समय पढ़ाते हैं 8:30 बजे रात को। समझ में आ गया? तो बस एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे जो कि मॉर्निंग क्लास होती है 7 बजे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।